हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंटीमेशन देना चाहूंगा कि जितने भी लोगों का आईबीपीएस क्लर्क 9 में सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं पर उनके पास उनकी बैंक से मेल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी राइट नाउ मेरे पास एक कैंडिडेट है, इन्होंने मेल भेजा था कि यूको बैंक से अभी हमें रिसेंटली मेल आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलपीटी के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो डेट है वो है 18/7/2020, मतलब कि 18 जुलाई को बुलाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे आपको हर एक बैंक से मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टिंग में आपको एक लेटर भेज दिया था, लेकिन अभी उन्होंने डीबी के लिए कॉल आउट नहीं किया है, लेकिन अभी यूको बैंक ने बुला लिया है। तो कहीं ना कहीं पर आप ये सोच सकते हैं कि ज्वाइनिंग भी अपकमिंग डेज में हमें देखने को जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी एक मैंने कल पोस्ट ही डाला था, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। ये पोस्ट मैंने डाला था कि रिजर्व लिस्ट वालों को ईमेल आ चुकी है। जिन लोगों का आईबीपीएस 8 की जो रिजर्व लिस्ट में थे, अभी जो है लास्ट मंथ में उनका क्लियरेंस हुआ था, तो उन लोगों को भी जो है मेल आ गई थी। तो अभी 2-3 लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा था, मैं आपको एक चीज दिखा दूं। एक पर्सन ने लिखा था कि मेडिकल 3 को है डीबी एलपीटी, और 4 जुलाई एलपीटी, देखो मेडिकल जो है 3 को है, डीबी एलपीटी 4 जुलाई को, और ज्वाइनिंग 6 तारीख को। ये सुकर्ण भूषण ने लिखा था। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी तरीके से फास्ट ज्वाइनिंग होगी। और क्लेरिकल वाले केस में आप ये ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लेरिकल वाले केस में डायरेक्टली आपको ब्रांच में ही सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। पीओ वाले केस में तो वो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, मे बी हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में कुछ चीज़ें करवा लें, ओके। अभी इस चीज़ों के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जो क्लेरिकल वाले बंदे होंगे इनको डायरेक्टली जो है ब्रांच में ही बैठालकर वहीं से इनका स्टार्ट होगा काम वगैरह, ठीक है। और ये मेरे पास में कमेंट आया था, तो मुझे लग रहा है कि अब फास्ट ज्वाइनिंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यूको वाला मैं आपको बता दूं क्या क्या लेटर चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये मुझे मेल में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो, ये तो आपको पता चल गया कि जो आपका एलपीटी है, डीबी है, वो सब कुछ आपका जोनल ऑफिस में 18/7/2020 को होगा। एक चीज आपको और बता दूं कि जो मेल है वो आपका कहां से आता है। मेल आपका जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वो आपको मेल करता है, ठीक है। जो भी एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, अब जैसे ये जोनल ऑफिस मुंबई से, ये लखनऊ से आया, क्योंकि ये यूको बैंक का था। आपकी जो भी बैंक होगी उसका एचआर जो भी होगा वो आपको मेल करके जो है आपको अटैचमेंट भेज देगा, ठीक है। अटैचमेंट में क्या क्या चीजें रहती हैं, एक बार मैं आपको रॉ दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि एक ये वाला लेटर है, ठीक है। हाँ जी, एक तो ये वाला आता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं। अब जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, क्या क्या चीजें आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि ऑन द डेट ऑफ डीबी यू हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग। इसमें लिखा है प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैंक एंड फॉर द पर्पज यू में प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब यहां पर लिखा है एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो मतलब इसका मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, परमानेंट एड्रेस के लिए वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। आधार हो तब भी काम चल जाएगा, वोटर आईडी पे हो जाए उससे भी काम चल जाएगा। पैन कार्ड फॉर आईडी प्रूफ एलोन, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। पैन कार्ड मैंडेटरी है वहां पर, ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है एबीसी, इसमें से सी वाला आपके पास होना जरूरी है, और ए और बी में से आधार और वोटर दिखाकर आप अपना परमानेंट एड्रेस दिखा सकते हैं। देखो क्या होता है कि पैन कार्ड कभी भी आपका परमानेंट एड्रेस का प्रूफ नहीं होता है, वो केवल आपका आईडी प्रूफ एलोन में कंसीडर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, लाइक अगर आपके पास में पासपोर्ट है तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि आपके पास पासपोर्ट है उससे काम चल जाएगा, या फिर आइडेंटिटी कार्ड इशूड फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2018 में पास होंगे, ठीक है, या 19 में उन्होंने पास किया होगा, अगर उनके पास कॉलेज का आईडी कार्ड है उससे भी उनका काम हो जाएगा, क्योंकि उस आईडी कार्ड में भी आपका एक फोटो लगा होता है, प्लस आपका एड्रेस लिखा होता है, एक पेरेंट्स का फोन नंबर लिखा वगैरह लिखा होता है, ये सब होता है, ओके। और फिर इन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर, दैट इज 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, या गेस्टेड ऑफिसर, बैंक ऑफिसर और इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए, सरपंच एक्सेट्रा। तो देखो सीधी सी बात यह है कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। प्रोफार्मा यहां पर इस एनेक्शन में, मतलब जो इन्होंने मेल भेजा है इसके साथ में अटैच नहीं किया है, तो जो कॉमन लेआउट होता है आप उसके ऊपर अपना बना सकते हैं। उसमें यही लिखा होता है
दिस इज टू सर्टिफाइड दैट कि इनका कंडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इस तरीके से आपको लिखा होता है। आप अगर गूगल पर भी इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो ये इसमें लिखा है ना कि दो जो आपके प्रमाण पत्र हैं, आपका जो भी लास्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हो वहाँ के आप प्रिंसिपल या फिर जो हेड ऑफ द एचओडी हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या फिर जो आपके कोई राजपत्रित अधिकारी, बैंक अधिकारी, ठीक है, जो भी लोग प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा भी आप बनवा सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बस उनका लेटर पैड होना चाहिए, उनकी स्टाम्प लगी होनी चाहिए, दैट इज ओके। ठीक है, कॉलेज में भी यही होता है कि कॉलेज का लेटर पैड ऊपर के लिए कॉलेज का नाम, पता सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में स्टार्ट होगा, ये इस फॉर्मेट में रहेगा। ओके, ये आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज वाले बनाते रहते हैं, उनके पास प्रोफार्मा भी होता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टाइम पर जब इस सर्टिफिकेट को बनवाया था तो कॉलेज के पास में उनका खुद का ही एक प्रोफार्मा था, तो उन्होंने उस पर बनाकर दे दिया था, वो भी अप्रूव्ड होता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात दोस्तों नहीं होती। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें लिखा है ना कि बैंक द्वारा, मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर हिंदी भी इसकी बता दूंगा। हिंदी बहुत ही टिपिकल हिंदी यहाँ पर लिखी है। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मतलब देखो, आपको इसके लिए इन्होंने नंबर ऑफ टेस्ट के नाम कोई मेंशन नहीं किए। मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे, जो वहाँ पर सिविल सर्जन होगा, उस रैंक के जो डॉक्टर होंगे उनके द्वारा ही आपको अपने जो आपका प्रमाण पत्र होगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर वही आपका पूरा एग्जामाइन करेंगे और वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, ऐसा होता है, देखो ये जेनरिक टेस्ट होंगे, ये मुझे लग रहा है कि डिटेल आपको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर भी मिल जाएगी, वरना आप एक बार क्या कर लेना, कंफ्यूजन में कुछ मत रहना, अपने एचआर को मेल जरूर लिख लेना, जो भी हो एचआर को मेल लिखकर उनसे कांटेक्ट करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना। ठीक है, कंफ्यूजन में किसी चीज़ को मत रखना, आप उनसे एक बार बात कर लेना कि नंबर ऑफ टेस्ट कौन से, तो वो आपको खुद बता देंगे कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ पर एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, उस हिसाब से आपके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूँ क्या क्या करवाए गए थे, जैसे हो जाता चेस्ट का एक्सरे हो गया, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो गया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट हैं। ठीक है, ईसीजी हो गया। अब ऐसी कोई चिंता मत करेगी यार मुझे ब्लड शुगर है पिछले 2 सालों से, या फिर मैं टाइप 2 जो है शुगर का पेशेंट हूँ, तो मेरा वहाँ पर कैंडिडेट कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉमन सेट ऑफ जो टेस्ट है ये आपके वहाँ पर होंगे। इसके बाद इन्होंने अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ यू हैविंग बीन रिलीव्ड बाय योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों यही है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी आप कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो वहां से यही आपका करंट एम्प्लॉयर है अभी, तो इस करंट एम्प्लॉयर से आपको रिलीविंग लेटर लेकर भी प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, लाइक एनओसी काइंड ऑफ, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर अपना रेजिग्नेशन दे दो, या फिर जो वहां का नोटिस पीरियड है आप उसको पूरा कर लो, तो आपको वहां का रिलीविंग लेटर भी लेकर आना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि satisfactory evidence of you having been relieved by your present employer if any and declaration in writing that you are no longer in any gainful employment and that you are free to take up services in the bank। वो आपको एक एनओसी काइंड ऑफ दे दे। इसका मतलब यही है कि आप बैंकिंग में जा रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो रिलीव भी कर रहे हैं और जो भी उनका थोड़ा बहुत पीरियड है उसको आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब टाइम तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जुलाई में मुझे लग रहा है ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो जो भी है आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और आई होप जब आपने रिजल्ट आया होगा उसके बाद से आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा ये प्रोसेस। ठीक है, वरना जैसा भी हो आप अपने बैंक एचआर से कांटेक्ट कर लेना। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इतनी बड़ी डील नहीं है। सपोज करिए कि कोई पर्सन आईटी कंपनी में काम कर रहा है यार, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कंपनी तो उसको रिलीव नहीं करेगी, या फिर कंपनी नोटिस पीरियड पूरा कराती है। और आईटी कंपनी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईटी कंपनी में वर्क कर चुका हूं दोस्तों, आईटी कंपनी में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर किसी एमएनसी में हैं तो वहाँ पर चीज़ें स्मूथ होती हैं, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा पंगे करते हैं। ओके, तो ये आप अपने एचआर से बात कर लो जो भी हो, और उनको अपनी सिचुएशन बता दो, और बैंक से कांटेक्ट करके दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ में आप आगे अपना स्टेप उठाओ। ठीक है, इसके साथ में आपको कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। फिर है कि आपको एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, कोई एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ नहीं हुई थी, आपने कोई क्राइम वगैरह अपने पास में नहीं किया था। जो भी है, अगर आप अब ये प्रेजेंट पोजीशन में है कि आपके इस समय में, ठीक है,
कि कोई भी आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई बात लंबित नहीं है, ठीक है, कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं, चल तो नहीं रहा है, उस बारे में जो है आपको घोषणा करनी है। ओके, ये चीज है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है ये है आपका, ये है जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए है कि यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, इस पॉइंट में बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, इस पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक जैसे सत्यापन के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता, जन्म तिथि, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्ता, मतलब यही मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिखानी है। यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 कॉपीज, आपको 2 कॉपीज वहाँ पर रखनी है, और 2 कॉपीज आप ये ध्यान रखना कि आप 2-2, 3-3 कॉपीज करा कर ले जाना, और अपनी एक फाइल लगा लेना प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, लाइक जैसे कि 10th का आपका मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, ये आपके एकेडमिक हो गए। इसके बाद में आप क्या करना कि अपना अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लगा लेना, फिर आपका मेडिकल हो गया, ठीक है, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इस तरीके से आप अपनी एक पूरी क्रोनोलॉजी लगा कर ले जाना, ठीक है। और इसमें लिखा है ना कि डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ। देखो मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ कई तरीके से 2-3 तरीके हुए, लाइक अगर आप पैन दिखा रहे हो, पैन कार्ड, तो उससे भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उन दोनों से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि फिजिकली चैलेंज, अगर आपके पास में आपका डेट ऑफ बर्थ वैसा वाला रखा हो जो लाइक जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, नोटरीज वगैरह हैं, या फिर जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वो भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुझे लग रहा है कि आपकी वहाँ से ही पूरी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार इस डेट ऑफ बर्थ के लिए अपनी जो भी आपका HR है उससे आप कांटेक्ट कर लें। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आपका एक डेडिकेटेड DOB सर्टिफिकेट मांगा हो, जो कि आपका जो सरकार है उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यूपी गवर्नमेंट है, तो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रोफार्मा होता है, वहाँ से भी अपना जो बनवा सकते हैं। जो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो आपको बनाकर देते हैं, तहसील बनाकर दे देती है, तो इसके लिए आप एक बार बात कर लो। कम्युनिकेशन जरूरी है। मैं चाहूँगा कि कोई भी गलत काम मत करना, लाइक जो आपका फॉर्म है उसको बहुत तरीके से आपको प्रेजेंट वहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक इसमें डिफेंस वाला जो पॉइंट था जिसको मैंने अभी आपको बताया था, वो ये है, हाँ, वो लास्ट में कहा गया है। डिफेंस वाले पॉइंट में दोस्तों यही बात की गई है, वो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, डिफेंस वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के मामले में प्रत्याशी कृपया सुनिश्चित करें कि 8/10/2020 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से विधिवत कार्यमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि 8/10/2020 से पहले आपको जो भी रिलीविंग है वो इंडियन आर्मी या फिर जो भी आप डिफेंस में हैं वहाँ से आपको मिल जानी चाहिए, ओके। और एक बात यहाँ पर इन्होंने और भी क्लियर कर दिया है, लेकिन उन्होंने EWS के बारे में कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर कहा है कि OBC प्रत्याशी जो भी है इनको 1/1/2019 को या उसके बाद की तारीख को जारी OBC गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना है कि 1/1/2019 के बाद का वाला यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर लो। और बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली है। एक पॉइंट नंबर 8 है, इसमें इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया, वो भी आप एक बार देख लो। इसमें कहा कि आपको अपने साथ 3 एनवेलप ले आने होंगे, तो आप व्हाइट कलर के 3 बड़े एनवेलप ले जाना, ठीक है। और उसमें क्या है कि 2 लिफाफों के ऊपर जिन्होंने आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया है उनका आपको जो है नाम पता कंप्लीट लिखना होगा, और जो तीसरा लिफाफा है उस पर आपको अपना स्थायी पता लिखना होगा। इन लिफाफों पर उपयुक्त मूल्य का डाक टिकट भी लगाया जाए, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब इनको भेजा जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि उसके ऊपर डाक टिकट लगे होंगे, तो वो चीज़ें जो भी सेंडर होगा उसके पास में चली जाएंगी। तो यहाँ पर डाक टिकट आपको खुद से लगाने होंगे, यही आपका सुइटेबल स्टाम्प होगा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी कि कितने रुपए का डाक टिकट आपको लगाना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि शायद आप जब कभी किसी पोस्ट ऑफिस से इस तरीके के एनवेलप को लेने जाएंगे तो आप उनसे पूछ लोगे कि भैया अगर सपोज करो कि हमारा जो एरिया है यहाँ से हमारे कॉलेज के बीच में जो ये लेटर जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितने रुपए का डाक टिकट सुइटेबल रहेगा कि ये लेटर वहाँ पर पहुँच जाए।
डॉक टिकट दैट मीन्स कि मॉनेटरी उसका जो खर्चा पानी है वो आप अभी वहाँ पर पे कर रहे हो, ठीक है। डॉक टिकट का ही मतलब है कि आपने वहाँ पर जब डॉक टिकट लगा दिया तो डायरेक्टली बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर अपनी सारी प्रोसीडिंग करेगी और वो उसको डिस्पैच करवा देगी, जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आप अगर एक बार इसके बारे में पूछना चाहो अपनी जो भी HRM से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि उपयुक्त मूल्य लिखा है तो मतलब जितना अमाउंट जरूरी होगा, ये मुझे लग रहा है कि जब आप इनवेलप लाओगे तो आप इसको पोस्ट ऑफिस से भी बात करके पूछ सकते हो, वरना आप एक बार जो भी आपका HRM है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आप उससे एक बार कांटेक्ट यहाँ पर कर लें, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लियर कट लिखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर लिखा है कि आप किसी तरीके की कोई यात्रा करोगे, आप अपने घर से जो है जोनल ऑफिस जाओगे, इसके लिए जो भी आप टैक्सी या फिर समथिंग जो बस जो भी करोगे उसका आपको कोई खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो दोस्तों यही 2-3 पॉइंट थे जो भेजे गए हैं। और लास्ट में लिखा है ये वाला पॉइंट भी देख लो कि ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि ये पत्र आपके नियोजन की पुष्टि करता है। नियोजन पद के लिए जो भी मानदंड है उस पर आपको खरा उतरना होगा, जो भी आपके कागज कार्रवाई है, सत्यापन, वो आपको कराने होंगे। इसके बाद ही आपका जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। और जो मेडिकल वाला प्रोसेस है वो इन्होंने लास्ट में दे रखा है। मैं आपको बता दूँ कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इन्होंने लास्ट में दे रखा है। इस सर्टिफिकेट पर ही आपको सारी एंट्रीज भरवा के प्रिंट आउट लेकर इस पर साइन करवा के तब आपको ये प्रोड्यूस करना होगा। इसमें लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जामाइन मिस्टर मिसेस, तो यहाँ पर उनका नाम मेंशन होगा, सन डॉटर ऑफ दिस वन, एड्रेस ये, ठीक है। फिर लिखा है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आई सर्टिफाइड दैट सी इज गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट है यहाँ पर, कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा ही आपको टॉप लेवल पर बनवाना है इसको, तो आप जाएं और जाकर बनवा लें। अपने कागजों के साथ कंप्लीट होकर पहुँचे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कहीं पर कोई कांटेक्ट करना हो तो जो आपके पास मेल आया है HRM से, आप उनको रिवर्ट बैक करें, उनसे बात करें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वहाँ के HRM डिपार्टमेंट का, आप वहाँ से बात करके भी जो है चीज़ों को पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, आप पहले अपने सारे डाउट की एक पूरी लिस्ट बना लें और एक बार में अपने सारे डाउट क्लियर करें। क्या होता है कि हम डायरेक्ट बार बार हर छोटे पॉइंट के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी मतलब वो सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती। और एज अ मैं कहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल हैं तो कैंडिडेट को यही करना चाहिए कि वो अपनी जो भी क्यूरीज हैं 2-3-4 क्यूरीज एक बार कॉल करके क्लियर कर लें। वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, अपना ध्यान जरूर रखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई और आएगा तो, बाकी हर एक ब्रांच का आ जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत जल्दी अब ये रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे सारा प्रोसेस हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।